एग्जाम डिक्लेयर हुआ बीएससी वाला हुआ कि नहीं अभी हो गया। शुरू कर रहे हैं भाई, आओ तुम लोग ना, क्यों जा रहे हो? आओ बेटा जल्दी आओ। बेटा है बेटा स्टार्ट किया जाए। अरे सबसे इंतजार किया जाएगा, टाइम कम मिलता है, कोर्स पीछे हो रहा है ना। एक तो हफ्ते में 2 ही दिन क्लास रहती है। तुम लोग बोलो सर भाई नए कोऑर्डिनेटर साहब आ गए हैं तो बोलो कि सर रेगुलर कर दीजिए। अरे जो सर आए हैं कोऑर्डिनेटर है, हाँ ये जो आए हैं, बल्कि 1 बजे से क्लास हो जाना बढ़िया है ना। ये क्लास 1 बजे से हो जाए तो ठीक नहीं है ना बेटा, जल्दी कवर हो जाएगा, रेगुलर क्लास हो जाएगा। चलिए आप देखिए यू ऑलरेडी नाउ आइए यू ऑलरेडी नाउ हो गया। मीन्स evolutionary biology, इवोल्यूशन की स्टडी को बायोलॉजी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ origin of life, It's called evolutionary biology. study of origin of life on earth। ठीक है बेटा जी सर। तो हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है एवोल्यूशन, ध्यान से पढ़िए। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, पहला सेल कैसे, ठीक है ना। ये सबकी स्टडी हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में करते हैं, राइट जी सर। और इसको इवोल्यूशन मींस रोलिंग आउट माने बेटा इवॉल्व आउट है ना। कैसे इवॉल्व हुआ पहला मींस ये है कि चार्ल्स डार्विन ने वर्ड्स बेटा हम इसको कहते हैं डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंड बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है बेटा, ये आता है एज इट इज ऐसे एग्जाम में, ऐसे ही एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट दे दिया एग्जाम में ऐसे। आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन यानी हम लोग क्या है मॉडिफिकेशन है ना बेटा। जी सर। जो ये लाइफ आज आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है ना, इवन दैट आप ह्यूमन को भी देख लीजिए, पहले पूछ था है ना,
ये क्या है? मॉडिफिकेशन। यानी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन। और डिसेंडेंट माने, जो डिसेंडेंट वर्ड है माने एंसेस्टर्स, माने हम जैसा है इस समय आ जाओ बेटा, उसके पहले आइए हम लोग जैसे हैं इस टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम में या जो भी है, वो ऐसा पहले नहीं थे ना, ऐसा पहले तो थे नहीं, बोलो। तो हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहे आप जानते हैं, है ना। तो उस तरीके से जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इस तरीके से जो ये ह्यूमन है, ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म। क्लियर? यानी डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, माने इट इज अ रोलिंग आउट प्रोसेस, इवॉल्व आउट, है ना जी। माने सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता गया और फाइनली मॉडिफाइड फॉर्म हमें प्राप्त हुआ। और जब मॉडिफाइड फॉर्म हमें प्राप्त होता है, ये चार्ल्स डार्विन ने बताया, और चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन को डिफाइन किया इसी वर्ड से, डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। सो इवोल्यूशन इज द रोलिंग आउट प्रोसेस। रोलिंग आउट प्रोसेस माने बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना, वेरी स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे जो लाइफ फॉर्म था, उस लाइफ फॉर्म में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन माने कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता गया और फाइनली हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो रिसेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है ना बेटा, यही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और इसी की स्टडी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, राइट? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? जी सर। माने बायोलॉजी की वह ब्रांच है वो जिसमें कि हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। माने कोई बदलाव, यस, कैसे आप ये जानते हैं कि सबसे पहले लाइफ कहाँ एग्जिस्ट हुआ? वाटर। आप ये जानते हैं? ये भी एक क्वेश्चन हो गया, है ना। फर्स्ट लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन द वाटर, इन द सी, ओके। और आप जानते हैं सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने थे, ये भी सही है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने थे। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से माने ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से कैसे और सारे लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए, जी सर, है ना। हम इन सारी चीजों की स्टडी कहाँ करते हैं? इवोल्यूशन में करते हैं। इवन दैट इतना ही नहीं, बल्कि हम जो है बेटा वर्जिन ऑफ लाइफ देख लीजिए, वर्जिन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ अर्थ बेटा, वर्जिन ऑफ अर्थ का बनना, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का बनना। यस, ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें गैलेक्सीज वगैरह आती है ना। जी सर। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे इंग्लिश वे गैलेक्सी, हिंदी में मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में इसको आकाश गंगा कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश गंगा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सीज, राइट। तो यूनिवर्स की ओरिजिन, अर्थ की ओरिजिन बेटा स्टीलर सिस्टम, ठीक है ना। कैसे जो है स्टार्स वगैरह बने, इन सारी चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं? इवोल्यूशन करते हैं, राइट। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन विच द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम, है ना, यूनिवर्स की स्टडी, गैलेक्सीज, स्टार्स एटसेट्रा, ओके, दीज आर इंक्लूडेड इन द इवोल्यूशन। मॉडिफाइड, जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो इसके मतलब ये हो गया कि हमको इवोल्यूशन में पहले क्या पढ़ना है? ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक ये। इसको पढ़ने के बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, क्लियर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू, और जो भी आपको पूछना हो उसमें पूछ भी लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। आप पूछना बेटा। बोल सर, हम जब भी इवोल्यूशन पढ़े अभी तक जितनी बार भी, हमको सर ये क्वेश्चन बहुत दिन से मन में है। क्या? ये सर कि इवोल्यूशन बताता है कि जितना भी अभी तक जो कुछ भी है तो वो पुराने से मॉडिफाइड होकर नया बना है। हाँ। तो सर इसमें
भगवान राम और जो हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं, राम कृष्णा, ये सब कहाँ से आ गए? उनका तो इवोल्यूशन अगर हुआ होता तो आज दूसरे मॉडल से बन गए होते। इंसान शायद आज से कुछ साल पहले रहे ही नहीं थे। साइंस के हिसाब से इवोल्यूशन से देखें तो इंसान आज के 10-20 लाख साल पहले नहीं थे, लेकिन और भगवान राम को रीजन बताया जाता है कि लाखों साल पहले था। तो ये सब तो गलत, जैसे धार्मिक तो सही लगता है कि हाँ भगवान राम थे, लेकिन साइंटिफिकली नहीं लगता। लेकिन हम स्टूडेंट तो हमें ये जानना। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास जो दो थ्योरी हैं, नहीं ठीक है, इसका कहना सही है, इवोल्यूशन ही। इसके लिए हमारे पास दो थ्योरी है बेटा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। सारे क्वेश्चंस का एक लॉजिकल आंसर है। एज ए बायोलॉजी टीचर मैं एक लॉजिकल आंसर दूंगा ना। यस, ऐसा तो मैं नहीं कह दूंगा कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, सही है इनका क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन एक यह थ्योरी है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक थ्योरी है बेटा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी थ्योरी यह है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। दो थ्योरी है, मैं आपको दोनों थ्योरी समझा देता हूँ। ये जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है, इस थ्योरी को फादर सॉरेज ने दिया। इनके अकॉर्डिंग टू, आपने क्वेश्चन लॉजिकल किया है, इस बात नहीं, फादर सॉरेज ने दिया। इनके अकॉर्डिंग टू इन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ आज हम हैं, यस ठीक है ना, वो डायरेक्टली दैट क्रिएशन ना बेटा, मेड बाय सुपर नेचुरल पावर, एंड दैट सुपर नेचुरल पावर बाय द गॉड। ये क्रिश्चियन थे ना, ये क्रिश्चियन थे। फादर सॉरेज ने बताया कि जो ये क्रिएशन है, जो भी है, ठीक है ना, यानी एग्जैक्टली, यानी कुछ मटेरियल्स वगैरह पहले दिन में बने, दूसरे दिन में वाटर वगैरह बना, तीसरे दिन में विंड वगैरह बना, एंड फाइनली 6 डेज में ह्यूमंस बन गए, और जैसे हैं इसी फॉर्म में बन गए। एंड दैट इज मेड बाय द गॉड, भगवान ने डायरेक्टली भेज दिया 6 दिन में, और 6 दिन में पूरा जो है जैसे है संसार वैसे बन गया। ये स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी कहती है। दूसरा देखिए, इसी के साथ ये भी थ्योरी लिंक्ड है। ये थ्योरी कहती है, भाई इसको आप सुन करके हंसेंगे, सोचेंगे बड़ी आश्चर्य की चीज है, ये कैसे पॉसिबल है ना, लेकिन भाई लिखा है। यानी चाहे जितनी थ्योरीज हैं सब हम आपको सीरियल से समझाएंगे। यद्यपि वो थ्योरियाँ अब इस समय थ्योरी वो गलत है ना, गलत अप्रूव हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो गलत थ्योरी है उसको भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर गलत ना पढ़े होते तो सही तक ना पहुंचते। इस नाते हम उसको, इस नाते आजा बेटा, इस नाते उसको भी पढ़ते हैं, निकाला नहीं गया। ये समझ रहे हैं? तो जो थ्योरी अब रॉन्ग हो चुकी है उसको भी पढ़ते हैं। तो इनके अनुसार स्पेशल थ्योरी, जो स्पेशल क्रिएशन है, इनके अनुसार ये स्पिरिचुअल थ्योरी थी। इनके अनुसार जो है ये जो है, ये सारी चीजें संसार में ये सब 6 दिनों में बन गई थी, ये इन्होंने बताया। और कैटास्ट्रॉफिज्म ये कहता है कि भाई ये सारी चीजें गॉड के द्वारा बनाई गई है, और जितनी भी चीजें हैं ये एक युग के बाद खत्म हो जाती हैं अपने आप, और फिर उसके बाद भगवान इनको भेज देते हैं, नया रूप दे देते हैं। ये स्पिरिचुअल है बेटा, यस, ये इस बेस पर आधारित है। जो एनसीईआरटी में लिखा हम आपको एज इट इज बता रहे हैं। तो नहीं सुनिए, अब रही बात आपका जो क्वेश्चन है कि राम कैसे भगवान है ना, जो भी है एज इट इज, तो ये तो खैर ठीक है। तो वो मेरे समझ से एक युग में आए रहे होंगे, और वो युग खत्म हो गया तो फिर वो सारे लोग चले गए, फिर नई स्टार्टिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टार्ट हुई। तो मेरे समझ से वो भी गलत नहीं है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हम पढ़ रहे हैं ये भी गलत नहीं है, क्योंकि वह एक युग था ना,
ऐसा बताया जाता ना कि बेटा एक युग में सतयुग और कौन सा युग, त्रेता युग है ना, द्वापर युग, इस तरीके से कई युग कालखंड आए ना। तो उसके बाद वो सारी ह्यूमैनिटी, वो सारा जो सिस्टम था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर नए सिस्टम से डेवलप हुआ, प्रलय हुआ। ऐसा इसमें बताया गया है कि एक बार सब समाप्त हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दैट इज द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के बाद फिर नया सिस्टम फिर एक बार स्टार्ट होता है। ये इसमें बताया गया है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में, आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, ये दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब सर जी खाली संभावना है, साइंस के आधार पर इसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन ये है कि देख लो, एक बात बताएं बेटा, बड़ा बहुत ऊंचा क्वेश्चन तुमने किया। देखो तमाम चीजें ऐसी हैं जो संभावनाओं के आधार पर हमको मान लेनी चाहिए। जैसे आप देखिए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारी वॉइस आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये आप जान रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये तो गलत है नहीं। लेकिन आवाज को आप देख नहीं सकते, तो इस नाते ये मान लेना चाहिए। अब अगर मान लिया कि 99% ये लोग कोई बात मान रहे हैं, लेकिन हम कहते नहीं भाई, जब तक हम आवाज को नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि आवाज है, तो आवाज को आप कभी नहीं देख पाएंगे। बोलो, जो मेरा अपना तर्क है, आप भी इस बात को कह सकते हैं, कहीं गलत नहीं है कि नहीं? तो हर चीज को आप देख नहीं सकते। एयर को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं बेटा? लेकिन हम एयर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी तरीके से हम आवाज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ये इसका प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। तो हर चीज को देखी नहीं जा सकती। मेरे समझ से अगर कोई ये कहे कि भगवान को कहीं कभी आपने देखा है, कहाँ है भगवान? तो भाई देखा तो नहीं है, बट ये है कि हाँ फील कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसी शक्ति इस यूनिवर्स में है जो हमें पावर देती है। आई डोंट लाइक अबाउट भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भी है ना भाई, हैं, बट हम ये जानते हैं कि हाँ भगवान उनका अस्तित्व है, ये है, तो उस अस्तित्व को फील कर सकते हैं। सर जी वो फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे इवोल्यूशन के बेस पर अभी वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इवोल्यूशन जो हमारा फाइनल थ्योरी जो हमारी है, वो केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जो ओपेरी ने दिया था, उसको हम अभी तक सही मानते हैं, और जिसकी पुष्टि स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। और उन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, उन्हीं से मिलकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, माने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन हुआ, और फाइनली जो है फाइनली जो सेल बने, उन्हीं से लाइफ स्टार्ट हुआ, माने सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हो गया। यही अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है, सबसे रिसेंट मोस्ट, और यही मान सकते हैं, यही माना जाता है, यही माना जा रहा है। क्या कर सकते, ये हम आपको अभी समझाने ही वाले थे, इवोल्यूशन वाला जी। ठीक है, ये है। इसका मतलब सर जो कट्टर साइंस वाले रहेंगे वो नहीं मानेंगे। मैंने बताया तो भाई स्पिरिचुअल, मैंने इसका आंसर दे दिया, इससे ज्यादा नहीं आंसर देंगे जी सर, क्योंकि भाई हर चीज को मानना ही पड़ता है ना? नहीं दिख रहा तो यस भाई, बच्चा बहुत छोटा होता है एकदम बेबी, वो भी अपने माँ बाप को भाई बताया किसी ने, ये माँ है, ये बाप है, जान मानना, ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? है क्यों? I'm right? यही बात है बेटा, और गलत नहीं, सही है। आखिर ये है कि जो पुराने वेद शास्त्र बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स सबको बताते चले आ रहे हैं, हाँ भाई भगवान है, भगवान यही है, तो बस भगवान को मान लेते, क्या करेंगे? अब उसमें बहुत ज़्यादा तर्क का विषय नहीं है, भगवान पर तर्क नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तर्क करके? हाँ, इवोल्यूशन पर तर्क करिए, वो बात सही है, लाइफ से स्टार्ट हुई, हम वही कहते हैं इवोल्यूशन के हिसाब से नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इवोल्यूशन के हिसाब से तो अपने भाव से मान सकते। ठीक, ओके। तो हाँ बोलो, तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन है? हाँ बेटा, हाँ जैसे जो चीज यूज नहीं होता वो खत्म हो जाता है, अभी बताएंगे। हाँ, यस, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, हाँ, वो लैमार्क की थ्योरी है बेटा। हाँ, मन का ये कितना ईयर का पिन्ना, हाँ क्या खत्म नहीं, क्यों खत्म नहीं हुआ? अरे भाई इसका यूज है, जैसे लाउड स्पीकर में
आप देखते हैं जो साउंड बॉक्स है उसका यूज है कि नहीं यूज है? जी जवाब। ऐसा नहीं है कि एकदम मिस यूज नहीं है ये। आप देखिए कुछ लोग नहीं सुनाई पड़ता तो कान को इस तरह सुनते हैं। ये क्या है? ये एक्यूमुलेट करता है आवाज। एकदम यूजलेस नहीं है बेटा, एकदम यूजलेस नहीं है ये। हाँ तो अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स का ये था कि भाई ऐसा है जो शाकाहारी लोग हैं उनमें आज भी इसका यूज है, ऐसा तो होता है भाई। जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो अपेंडिक्स थे ना। मांसाहारी जो नहीं खाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। डॉक्टर उसको काट करके निकाल देते हैं जब कभी पेन स्टार्ट होता है, आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो हम आपको वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ स्टार, वर्जिन ऑफ अर्थ ये सब बताने के लिए तो फाइनली ये बताना है बेटा लाइफ स्टार्टेड है ना। हम आपको ये बता रहे थे लाइफ कहाँ से, वाटर से स्टार्ट हुई है ना, ये मैंने आपको बताया। तो ये इसमें जैसे देखो यूनिवर्स का थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे यूनिवर्स बना। तो एक शुरू में एक बिग बैंग थ्योरी आती है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है। अपने टॉपिक पर आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट में बेटा। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग बैंग थ्योरी है एनसीईआरटी में दिया गया। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि भाई कि सबसे पहले आपने समझ लीजिए थर्मोब्लास्टिंग हुई, ठीक है ना। तो इससे है ना एक ह्यूज अमाउंट में उसके कई पार्ट टूट करके बिखर गए, समझ रहे हो ना। जिससे कि उसके कुछ पार्ट बिखर गए तो अर्थ बन गया, ठीक है ना, सन बन गया है बेटा, स्टार्स बन गए, ठीक। इस तरह से ये बन गए। आपने बहुत पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी आग का भड़कता हुआ गोला था, ये सेंटेंस पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो माने ये जो ये थर्मोब्लास्ट जो इसमें ब्लास्टिंग हुई जिससे कि जो है कई पार्ट में टूट करके बिखर गए, तो उसमें स्टार्स वगैरह भी बिखर गए इस यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उनमें एक्सपैंडिंग स्टार्ट हो गया बेटा। एक्सपैंड माना फैलाव, एक्सपैंडिंग स्टार्ट हो गया। वो एक्सपैंड करने लगे, एक्सपैंड करके खूब बड़े हो गए, उनकी एरिया बड़ी हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एरिया जब बड़ी हो गई, एक्सपैंडिंग हो गया, तो किसी चीज की एरिया जब बढ़ती है तो आप जानते हैं कि उसमें उसका टेम्परेचर कम होता है, धीरे धीरे, समझ गए ना। तो टेम्परेचर कम होता है, यानी एक्सपैंडिंग से धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने का मतलब यह है कि और उनमें फैलाव और ज्यादा आ गया, यानी जो आग का भड़कता हुआ गोला था कुछ। और उसके बाद क्या था, आप जानते हैं कि जो पहले का यानी जो प्री एटमॉस्फेयर था वो किस तरीके से था अर्थ का, बोलो। उसमें कौन कौन सी गैसें थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पकड़िए आप। यानी जो अर्थ बना, ठीक है ना, जो कि आग जैसा था, बिल्कुल भड़कता हुआ, वॉल्केनो जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है ना, वॉल्केनो बेटा, वॉल्केनो एनसीईआरटी में दिया। तो इसमें क्या क्या था, कौन कौन सी गैसेस थी, ये इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। मीथेन था, क्या था, मीथेन CH4, NH3 था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। हाइड्रोजन था बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या था, वाटर वेपर। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें ये चीजें थी और किस अनुपात में थी, ये क्वेश्चन नीट का है। आप बताएं किस अनुपात में थी, क्या रेशियो था इनका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो। और क्या नहीं था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीजन नहीं था। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आया है। नाइट्रोजन भी डाला, ऑक्सीजन था कि नहीं था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन नहीं था, नो ऑक्सीजन, नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन,
नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था। और क्या नहीं था? ओजोन नहीं था, ये भी क्वेश्चन आया है। O3 जब O2 नहीं था तो O3 होने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। बोलो, अल्ट्रावायलेट क्योंकि ये है उसका स्ट्रक्चर। एटॉमिसिटी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जी सर। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन? O3। O2 क्या है? डाई एटॉमिक है ना बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O2 एंड O3? तीनों ऑक्सीजन है, लेकिन मोनोडाइट एटॉमिसिटी की बात है। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था। और क्या नहीं था? वाटर नहीं था। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन उठा लेता है। क्या रेशियो था अब तक आप बताएं? वाटर नहीं था जी, यानी अल्प पर वाटर नहीं था बेटा। हाँ बेटा, हाँ 1 किसका था बेटा? 1 किसका था बताना? अच्छा 1 अमोनिया का था, गुड, शाबाश। और बोलो, हाँ बोलो। 3 ही का बताना है, इसी 3 का पूछा था नीट में। नहीं, गलत है। मीथेन का 2 है बेटा, मीथेन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, अमोनिया का 1 है। पहले बार तो सही बताइए, एनसीईआरटी में देख लीजिए 2:1:2 ये रेशियो पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 2:1:2 ये रेशियो है। CH4 मैं लिख दे रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन है। NH3H2 ये नोट कर लो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट में नीट में आया हुआ है। इस रेशियो में गैसेज प्रेजेंट थे, ठीक है, यानी जो अर्लियर जो यस ये गैसेज प्रेजेंट थे, और ये भी वाटर वेपर था। अब देखिए वाटर हमेशा वेपर के फॉर्म में ही क्यों था, इसका भी क्वेश्चन है, इस पर भी एक लॉजिक है। टेम्परेचर ये केमिस्ट्री है, इवोल्यूशन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सब है। टेम्परेचर बहुत हाई था, वेरी गुड आंसर। हाई टेम्परेचर बेटा, कितना टेम्परेचर था कोई बता सकता है? एनसीईआरटी में दिया है। हाँ गुड, शाबाश, 800 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नहीं बना है क्वेश्चन तो बन जाएगा। हाई टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर जहां भी हाई टेम्परेचर होगा, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर होगा, वहां जैसे अगर वाटर आएगा तो तुरंत वेपर में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। वहां वाटर लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। बोलो भाई, सही है ना? लिक्विड फॉर्म में कैसे रहेगा बेटा? 100 से नीचे है ना, रहेगा ही नहीं, तुरंत ये क्या हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस नाते अगर वाटर था भी तो वह वाटर वेपर के फॉर्म में था। बोलो, क्वेश्चन यही से बन रहा है, इस नाते मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यानी वाटर वेपर था, NH3 था, H2 था, CH4 था, CO2 था, ये सारी चीजें थी। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, माने O2 नहीं था, मॉलिक्यूल रूप में O3 नहीं था, मॉलिक्यूल रूप में। ठीक है, इस सारी चीजों को पकड़ना बेटा। अच्छा अब बताओ, यहाँ एक लॉजिकल फिर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ फिर निकल के आ रहा है इसी इतने में। अब आप पकड़ लीजिए क्या? ऑक्सीजन O3 नहीं था, ओजोन नहीं था, यानी ओजोन नहीं बना। तो जब आप जानते हैं कि ओजोन का क्या वर्क है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला से ओजोन लेयर प्रेजेंट है कि नहीं है? कहाँ, किस जोन में? स्ट्रेटोस्फेयर में। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? बोलो जी सर, है ना? तो जब ओजोन लेयर नहीं थी तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे आ रही थी, बिल्कुल बिना रुके, यानी इन द एबंडेंट अमाउंट।
खूब पर्याप्त मात्रा में, यानी जितनी अल्ट्रावायलेट रेज थी सब सीधे आ रही थी कहाँ, अर्थ पर। रुकेंगे ही नहीं, इनको रोकता कौन है? वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन की छतरी है, जिसको अम्ब्रेला प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, है ना, हमारा सुरक्षात्मक कवर है ना बेटा, वही रोकता है अल्ट्रावायलेट रेज को, अर्थ तक आने नहीं देता। तो ओजोन लेयर था ही नहीं, तो जितनी अल्ट्रावायलेट रेज थी सब अर्थ पर आ रही थी। और आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पर आएंगी तो क्या करेंगे? कैंसर, टेम्परेचर को खूब बढ़ा देंगे। कैंसर मेन उसका ये है, टेम्परेचर को खूब बढ़ा देंगे। अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी खूब ज़्यादा होती है, टेम्परेचर को खूब बढ़ाता है। यही ना कहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, अल्ट्रावायलेट रेज खूब आ रही है, गर्मी खूब पड़ रही है आजकल, सुने होंगे आप। जी सर, टेम्परेचर धीरे धीरे धरती बढ़, तो यानी खूब पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में था, कहाँ पर? अर्थ पर। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओजोन a lot of ultraviolet rays comes from sun on the earth। समझ रहा है इसको? यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? जब ऑक्सीजन नहीं था, आप इमेजिन करिए, अगर ऑक्सीजन नहीं तो नो लाइफ। लाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लाइफ नहीं था, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन नहीं था, क्या था? हाइड्रोजन था। यानी उस समय का जो एटमॉस्फेयर था बेटा, एटमॉस्फेयर वो कैसा था? आज का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताना, ये भी क्वेश्चन आया है, बोलो। एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा? गर्म, रिड्यूसिंग था, यही वर्ड, यही, हाँ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस टाइम। आज की तुलना में छोटा था, रिड्यूसिंग। आज का एटमॉस्फेयर है बड़ा, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस नाते ऑक्सीडेशन संभव है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल। ऑक्सीडेशन माने द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस, है कि नहीं है भाई? ये लकड़ी है, कैसे चलेगी? ऑक्सीजन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो C+O2 ये जो आप पढ़ते हैं, इसमें क्या है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तभी तो CO2 बन रहा है बेटा। बोलो, ऑक्सीजन का एब्सेंस रहेगा तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो, यानी अगर O2 के जगह पर क्या हो जाए? H2 हो जाए, माने ऑक्सीडाइजिंग ना होकर के रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? CO2 ना बन करके मीथेन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं भाई? यानी उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, वो कैसा था? यही क्वेश्चन पूछा है। और आज का वातावरण क्या है? ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया उस समय की कंडीशन के बारे में, मैंने आपको बताया कितनी गैसेस थी, इनका यह रेशियो था, उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था, ये मैंने आपको बताया। एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी ह्यूज अमाउंट में थी, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में एनर्जी थी, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों में, यह सारी परिस्थितियां उस समय थी यूनिवर्स में, है ना। तो अर्थ पर इस नाते लाइफ पॉसिबल है, समझ में आ गया बेटा। तो धीरे धीरे ये जो सब गैसें थी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा कूल हुआ, ये जो गैस हुई ये सब, इसमें थोड़ी थोड़ी सी कूलिंग हुई ना बेटा। तो कूलिंग हुआ और ये सारी गैसें उड़ करके ऊपर जाकर के मेरे समझ से कंडेंस हुई होंगी, ऐसा लोगों ने संभावना व्यक्त किया है कि दे बिकेम कंडेंस्ड हुई और क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। समझ रहे हैं इसको बेटा? कूलिंग के बाद कंडेंसेशन। आप जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है ना। यानी कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्मेशन हो गए, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बन गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, और यही बादल बरसे पानी, तो पानी बन गया, फिर बरसे तो खूब, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, जैसे बरसते थे फिर वाटर वेपर में तुरंत कन्वर्ट हो जाता था, पानी बनने ही नहीं पाता। लेकिन ऐसे ही यह चक्र चलता रहा, आप ऐसा कह लीजिए कि ये साइकिल चलता रहा। बारिश हुई, फिर तुरंत वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर खूब भारी बारिश हुई, माने खूब ऐसे बारिश होती रही, एक साइक्लिक प्रोसेस। आप वाटर साइकिल पढ़े होंगे कि वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी भर जाता है, सनलाइट से उसमें इवेपोरेशन होता
फिर वहाँ जाता है, फिर कंडेंसेशन, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर वही रेन कम आउट ऑन द अर्थ। ये पढ़ा आपने वाटर साइकिल। तो इसी तरीके से खूब बारिश हुई, ठीक है। और हमारे अर्थ पर, अर्थ उबड़ खाबड़ था, गड्ढा था उसमें, जो भी है माउंटेन टाइप का, मतलब कुछ इस टाइप का, ऐसे रहा होगा, ऐसे बेटा, है ना। तो इसमें बारिश हुई, खूब बारिश हुई, और बारिश से ये जो गड्ढे वगैरह थे ये भर गए, ठीक है। देखना, तो ये देखो बेटा ऐसे, तो ये खूब गड्ढे वगैरह भर गए, तो इसमें क्या हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन जानती हो ना, सॉइल इरोजन बेटा, सॉइल इरोजन, यू नो। यानी ये सब क्या हुए, ये सब इसमें क्षरण हो गया, कटा हुआ है, ये एरिया और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। इस तरीके से ओशियंस बन गए, बड़े बड़े समुद्र बन गए। यानी उन्हीं वर्षा के, यानी जो रेन वाटर था उसी से ढेर सारा बड़ा, और वो डेप्थ को गहराई तक होते चले गए, और ये इस तरीके से बढ़ गए। यानी अब वाटर सफिशिएंट अमाउंट में हो गए, ठीक। फिर सुनिए, इसके आगे का एकदम बिल्कुल हिस्टोरिकल है, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक एक स्टेप पर क्वेश्चन है यहाँ। तो इस तरीके से अब इस समुद्र में लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो देखिए साइंटिस्ट ने कह रहे हैं कि कैसे लाइफ कैसे हो गई, कैसे ओरिजिनेट हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन है, अब यहाँ केमिस्ट्री कहती है, देखिए कि भाई लाइफ, ये तो सब लोग जानते हैं कि लाइफ वाटर में स्टार्ट हुई, सब लोग जानते हैं कि लाइफ वाटर में स्टार्ट हुई, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे लाइफ स्टार्ट हुई और कैसे लाइफ बनी, क्वेश्चन तो यह है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ हम दे पाए, अभी नहीं दे पाए। यानी जो आप देख लो, जैसे देखो CH4 है ना बेटा, NH3 है ना, इन कारण ये जो सारे हैं, ये मान लिया कि एलिमेंट फॉर्म में रहे होंगे, they become converted into the molecular form and atomic form, कन्वर्ट होते रहे, टूटते रहे, बनते रहे। मेरे समझ से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहे होंगे। कि इन केमिकल रिएक्शंस को बनने और बिगड़ने के लिए, माने रिवर्सिबिलिटी के लिए और इरिवर्सिबिलिटी के लिए एक मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम प्रेजेंट नहीं था उस समय, लेकिन जब वाटर का एग्जिस्टेंस हो गया, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर गोइंग ऑन द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिए। और ये थे क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। भाई अमोनिया क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजन है ना बेटा। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस माने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की पर्याप्त मात्रा थी, हम ये कह सकते हैं, इन द सफिशिएंट अमाउंट। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ और वाटर को मीडियम बना लिए। ध्यान देना बेटा, है ना, वाटर को मीडियम बना लिए और ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसी को ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म। और ऑर्गेनिक माने क्या होता है, ऑर्गन माने होता है लाइफ। ऑर्गन को, ऑर्गन वर्ड जो है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, है ना, क्योंकि बॉडी में ऑर्गन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं से लिया गया है। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेस व्हिच दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी को तो हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बन, यस, है कि नहीं। जैसे C2H, जैसे C6H12O6 है, शुगर है बेटा, है ना। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, जितने प्रोटीन। हाँ, यस। तो कह रहा है कि इस तरीके से बड़े बड़े ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना, एक एक स्टेप नोट करने वाली चीजें हैं। तो इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, क्या बने, छोटे से बड़े बन गए। यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, धीरे धीरे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते चले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है ना। और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बना, शुगर बना, एमिनो एसिड्स बनने शुरू हो गए, लाइसिन, आर्जिनिन, है ना जी। तो एमिनो एसिड्स ना बेटा,
क्या बने? अमीनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स बने। और आप जानते हैं हमने आपको उस दिन पढ़ाया था एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बोलो। Yes. All protein are carbon derivative. यस। तो एमिनो एसिड्स बन गए और क्या बन गए? विटामिन। शुगर्स बन गए बेटा। शुगर का फार्मूला मैंने उसने आपको बताया था C5H10O5 बताया था बेटा, याद है ना? C5H10O5। तो कार्बन भी हमारे पास हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, इस तरीके से बन गए शुगर। ठीक, यानी हमारा कहीं न कहीं कंक्लूजन कहाँ पहुंच रहा है? हमारे न्यूक्लिक एसिड की तरफ पहुंच रहा है। जी सर। यह बताने का मतलब क्या है? दे आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस। लाइफ बनेगा कैसे? ये सारी चीजें बन जाए उनसे कोई मतलब नहीं जब तक न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। आप जानते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेटर नहीं कर पाएगा तो शुगर बन के क्या करेगा? एमिनो एसिड बन के क्या करेगा? प्रोटीन। बोलो भाई, इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? यस। शुगर बन के क्या करेगा? क्या करेगा? एमिनो एसिड बन के। प्रोटीन बनने से क्या फायदा? जब तक हम RNA और आप ये जानते हैं NCERT में लिखा है कि RNA इज द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल कंपेयर द DNA। DNA से पहले का जेनेटिक मटेरियल है RNA, यानी RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। पहले वही वायरस का जेनेटिक मटेरियल है भाई। हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है, लेकिन है तो जेनेटिक मटेरियल। राइबोज न्यूक्लिक एसिड है तो उसी से बना DNA। क्योंकि आप वैसे केमिस्ट्री भी सिद्ध करती है, कैसे कि भाई उसका एक ऑक्सीजन वहां से हट जाता है, तब डीऑक्सी बनता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है। बोलो, है कि नहीं बेटा? एक ऑक्सीजन हटता है वहां से। हम आपको शुगर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझाए थे। जी सर। बोलो। 5वें कार्बन। तो इस तरह से उसमें साइंटिस्ट का ये कहना है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स बने बेटा, है ना? जी सर। और प्रोटीन्स बना, जी सर। माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, उनमें कंपार्टमेंट बने, यानी सेल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जाओ, बिल्कुल जा सकते। तो माइक्रो मॉलिक्यूल बना होगा तो बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल बने होंगे और उनमें कंपार्टमेंट बनेगा ना बेटा, कंपार्टमेंट। तभी तो सेल आइसोलेट होगा। सेल के आइसोलेशन की बात साइंटिस्ट ने बताई कि सेल का आइसोलेशन मीन्स कंपार्टमेंट बनना, और वो क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है? लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। बोलो, लिपोप्रोटीन का बना होता है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं उसमें कंपार्टमेंट बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना और सेल बन गया, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, ये चीज। और इसके लिए कई साइंटिस्ट ने जो जितनी थ्योरी दी है उनकी एक लिस्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 थ्योरी है, ये 6 आपको पता होनी चाहिए, और किसके द्वारा दी गई, उनका मेन कंपोनेंट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिस्ट में अभी आपको 5 मिनट में बता दूंगा। जी ठीक है। ये बहुत परेशान है। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, वेपर। पहले वाटर वेपर, वाटर नहीं, वाटर वेपर। कारण क्या है कि जो चीज अरे सुनो तुम, जब कैसे अभी यही क्वेश्चन तो तुमको समझाए हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वाटर बनेगा कैसे लिक्विड फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म भाई सॉलिड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। डू यू नो? केमिस्ट्री पढ़े हो? केमिस्ट्री आप पढ़े हैं तो मैटर के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनके लिए एक टेम्परेचर उसके लिए एक ऑप्टिमम होना चाहिए। क्यों भाई? आइस है, उसका फार्मूला क्या है? केमिस्ट्री में आइस का फार्मूला क्या है? बोलो। दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? हमारी तरफ देखो, बोलो ना। आइस का क्या फार्मूला है? H2O। आइस का क्या फार्मूला है? 0 डिग्री। H2O है, बोलो।
और पानी अगर वो बन जाए तब भी उसका फार्मूला H2O है, वेपर बन जाए तब भी उसका फार्मूला H2O है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? टेम्परेचर। भाई आप पानी को लो टेम्परेचर में फ्रीजर में रखते हैं बर्फ जमाने के लिए, क्यों रखते हैं? बर्फ कैसे जमाते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। H2O आया कहाँ से वो पूछ रहे हैं। जैसे वेपर पहले बना तो वेपर किस चीज का था कि उससे वाटर बना? भाई हाइड्रोजन तो सफिशिएंट अमाउंट में थे, है कि नहीं है? और जो है ऐसा नहीं था कि गैसों का अभाव था, और CO2 था ना बेटा, CO2 था, समझ रहे हो? CO2 भी तो था, CO2 भी था और H2 भी था, हाइड्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, ये थे, इसमें रिएक्शंस चल रहे थे, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पा रहा था और वाटर वेपर ही बन करके तुरंत एस्केप हो जा रहे थे, समझ रहे हो जी? और यह अस्तित्व में कब आया? जब ये टेम्परेचर कम हुआ, 800 से 800। और ये टेम्परेचर कैसे कम हुआ? बाय द रेनिंग, ठीक है ना? और उसके बाद क्लोरोफिल बना होगा, है ना? यानी पहले हेट्रोट्रॉप्स बने, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हेट्रोट्रॉप्स बने, क्योंकि ये जो शुगर वगैरह कंप्लीट ह्यूज अमाउंट में बन गया, इसको लेने के लिए जो एसेलुलर मॉलिक्यूल्स थे यानी बैक्टीरिया, जिसको आप प्रिडिक्टिव, एक क्वेश्चन है प्रोबायोन और यूबायोन, प्रोबायोन, ये बेटा फर्स्ट थे। और कोएसरवेट्स का नाम आपने सुना है, जो ये शुगर और प्रोटीन्स वगैरह बन करके छोटे छोटे, ठीक है ना, रवे के फॉर्म में, बुक्स में लिखा है, हमारी बुक्स में एनसीईआरटी में कोई नहीं किया है, कोएसरवेट्स बन गए, कोएसरवेट्स की स्पेलिंग ये है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये कोएसरवेट्स बने, लेकिन इस कोएसरवेट्स में लाइफ नहीं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कोएसरवेट्स से ही लाइफ स्टार्ट हुई, एनसीईआरटी में लेकिन नहीं लिखा, लेकिन इस कोएसरवेट्स से जब न्यूक्लिक एसिड बन गया तो यहीं से लाइफ स्टार्ट हो गई, और सबसे पहले, और उसको कहते हैं प्रीबायोन्स, प्रो बेटा, PROBIONTS, प्रोबायोन्स, और यहीं से प्रोबायोन्स से फिर क्या बन गया? बोलो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, माने प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोट्स पहले आए। जो ये मैंने आपको बताया प्रोबायोन, इससे बन गए क्या? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल बने। क्यों इसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल पड़ा बच्चों? प्रो माने होता है प्रिमिटिव, है ना, और कैरियन माने न्यूक्लियस, तभी तो इसका नाम प्रोकैरियोटिक पड़ा। तो अब प्रोकैरियोटिक है कौन? बैक्टीरिया, बोलो, है ना, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया पहले बना, सबसे पहले बना, और आर्की बैक्टीरिया सबसे, यस, बैक्टीरियम सबसे पहले, यस, बस पकड़ लीजिए तुम लोग, मोर्स हार्ट, ये इक्वल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल सबसे सबसे पहले डेवलप, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक में आर्की सबसे पहले जी। और प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने एंशिएंट, एंशिएंट माने पुराना। जब हम इस वर्ड्स को तोड़ेंगे प्रोकैरियोटिक के, तो प्रो प्लस कैरियन, है ना बेटा, प्रो प्लस कैरियोटिक, यानी प्रो माने प्रिमिटिव टाइप, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप का हो। अब आप समझ लीजिए, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? बोलो, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बोलो बेटा, बोलो जी सर। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या? बोलिए, ट्रू न्यूक्लियस ना पाए जाने का क्या मतलब? और यूकैरियोटिक में हम इसी पॉइंट पे तो हम डिफरेंस करते हैं दोनों में। यूकैरियोटिक में हम कहते हैं कि ट्रू टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कहते हैं ट्रू टाइप का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो कैसे नहीं पाया जाता, क्या इसका मतलब हो गया भाई? हम टॉपिक से हटना नहीं चाह रहे हैं भाई, आप ये तो कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बोलो, है ना? तो प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस
कैरियन। प्रो माने प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने एंशिएंट और कैरियन माने बेटा न्यूक्लियस। यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैसा था? एक वर्ड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? यानी बैक्टीरिया का न्यूक्लियस कैसा था? हार्ड। उस न्यूक्लियस को हम कहते थे न्यूक्लियोइड। याद है? न्यूक्लियोइड याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड माने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था। जी सर। भाई न्यूक्लियस कैसा होता है? ऐसे तो न्यूक्लियस होता है ना, यही तो न्यूक्लियस है। बोलिए, ये तो स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियस का। यानी न्यूक्लियस कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड। और कैसा मेम्ब्रेन? बाई मेम्ब्रेनस। बाई माने दो, यानी डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ये न्यूक्लियस बैक्टीरिया का नहीं है। ये किसका न्यूक्लियस है? यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। जी सर। यानी बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, हम ये कह सकते हैं। बैक्टीरिया को आप पढ़िए तो पाए क्या जाते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल पाए जाते हैं बस। एंड दे आर स्कैटर्ड। अब जब ये मेम्ब्रेन पाई नहीं जाएगी, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। भाई न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अब देखो बेटा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाएगा और न्यूक्लियस में ही क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाना है। बोलो, अभी आपने पढ़ा है पूरी जेनेटिक्स, इसी के अंदर पाया जाएगा। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, ये इसको गायब कर दीजिए आप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को, तो ये क्या हो गए? नेकेड नहीं हो गए, स्कैटर्ड हो गए। तो यानी पूरा साइटोप्लाज्म, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता तो क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ पाया जाता, तो आप आंसर देंगे क्या? साइटोप्लाज्म। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन हैं, लॉजिकल है बेटा। ये केवल अपने दिमाग से सोचने की कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। कहाँ? मैंने बताया कि रुका नहीं रहता ना, स्कैटर्ड होता है। रुकने का क्या मतलब? सेल के अंदर तो है, सेल के बाहर थोड़ा चला जाएगा, सेल के बाहर नहीं जाएगा ना। उसके अंदर और भी केमिकल रिएक्शन होता होगा ना। किसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके? तो वो सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है। और साइटोप्लाज्म कहाँ है? साइटोप्लाज्म की तो कोई बाउंड्री है नहीं। तो कैसे रुका रहेगा? जब रुकेगा नहीं तो केमिकल रिएक्शन कैसे उसमें होगा? वो पूछ रहे हैं। नहीं तो रुका नहीं रहेगा तो क्या उड़ जाएगा सेल से बाहर? सेल के अंदर ही रहता है, लेकिन बेटा सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है। मैंने बताया ना, स्कैटर्ड माने बिखरा। हाँ यस, और क्या? साइटोप्लाज्म जेली ही तो है, उसी में तो रहेगा वो। मतलब प्रोटीन पाया जाएगा। हाँ वो सब पाया जाता है जो आपने पढ़ा है। लेकिन बस केवल इतनी सी बात है कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। इसको नहीं पढ़े थे कभी? पढ़ना चाहिए सब, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन नहीं, और ये भी नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी नहीं पाए जाते। ये पढ़ा? कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। हाँ बेटा, बेटा परागसे जो है वो माइक्रो बॉडीज है, ठीक है ना, जो बेसिकली H2O2 के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल है और कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सेल, उनका मेन फंक्शन। हाँ इसमें प्रोकैरियोट में जितना भी रहता है सब नेकेड रहता है, यूकैरियोट में जितना भी रहता है सब कवर्ड रहता है। किस रूप में? हाँ माइक्रोबॉडी। हाँ करेक्ट, ऑर्गेनेल बेटा, सही।
उसका ये है। सही कर रहे हैं, नहीं तो ये इसका फंक्शन है। वो भी स्फेरिकल बॉडी होते हैं, लाइसोसोम जैसे पेराक्सोसोम होते हैं, ग्रेनुलर से, ठीक है ना, जो कि साइटोप्लाज्म में कहीं अपना एक जगह ले लेते हैं, कहीं एक जगह कॉर्नर पर खड़े रहते हैं, और बेसिकली उसका फंक्शन यही होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय कर देना और उस टॉक्सिक एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटा फंक्शन है, लेकिन है स्पेशल, ये भी कुछ काम नहीं है, तो सही है। और लाइसोसोम हो गया, पेराक्सोसोम हो गया, स्मॉलर ग्रेनुलर बॉडी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये हो गया इसका, ठीक है ना। मैंने आपको बताया वर्जिन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले थ्योरी थी बेटा स्पेशल क्रिएशन, नहीं बिग बैंग। ये वर्जिन ऑफ लाइफ को मैं बता रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी को यूनिवर्स को बताया ना बेटा। ये स्पेशल क्रिएशन एक थ्योरी हो गई, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। दूसरी थ्योरी हो गई बेटा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तीसरी थ्योरी हो गई थर्ड थ्योरी, बोलो, थ्योरी ऑफ, बोलिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी आई, उसके बाद इसी थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को ही हम जो है कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, कॉस्मोजोइक, कॉस्मो मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, कॉस्मोजोइक थ्योरी बेटा, ठीक। फिर चौथी थ्योरी आई, इस थ्योरी को काटने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लैंजेनी और लुइस पास्चर, ये तीन लोगों ने मिलकर के फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किया। नोट कर लीजिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया, उसके बाद आ गया थ्योरी ऑफ पाइनजेनेसिस। इस पर इसमें स्पर्मिया बना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, आप उसको पढ़िएगा, पाइनजेनेसिस, ठीक है ना। और इसके बाद छठवीं थ्योरी है बेटा केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी, जिसको ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन मिलेगा आपको। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बेटा। ये छह थ्योरी के सबके नाम लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड्डी, स्प्लैंजेनी ने दिया और लुइस पास्चर ने दिया, ठीक है ना, पास्चर, ये ठीक है। और केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी कौन दिया? ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया। हेल्डेन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ये भी है इंपॉर्टेंट। और ओपेरिन कहाँ के थे? रसिया के थे, रशियन साइंटिस्ट, रसिया। ये इंपॉर्टेंट है ओपेरिन का वर्क, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है जो नीट में पूछा गया बुक है। उस बुक का नाम है बेटा वर्जिन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ लाइफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं, निशान लगा देते हैं चार्ल्स डार्विन पर, तमाम लोग गलती करते हैं। वर्जिन ऑफ लाइफ चार्ल्स डार्विन ने नहीं लिखा था, वर्जिन ऑफ लाइफ ओपेरिन ने लिखा था। लेकिन वर्जिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो किताब है, सॉरी, वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन साहब ने लिखा था। और लोग इस पर लगा के चले आते हैं, ठीक गलत हो जाता है, और भ्रम पैदा करने के लिए वो ऑप्शन दे देता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये ओपेरिन ने लिखा, जो रशियन साइंटिस्ट थे। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन बना है इस पर। थैंक यू सर, आ गए।